Myself, Dr. Upasana Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम के पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को मानव इतिहास में एक अत्यंत भयंकर तथा दीर्घकालीन युद्ध के रूप में माना जाता है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यहाँ अपूर्व जनधन का भीषण विनाश हुआ। वहीं दूसरी तरफ विश्व में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित करने एवं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना होना एक महान युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। 1919 में पेरिस शक्ति सम्मेलन में वायसराय संधि के प्रमुखतम अंग के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वैधानिक रूप से राष्ट्रीय संघ का उदय 10 जनवरी 1920 को हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का जन्म युद्ध के विपरीत शांति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यही कारण है कि कुछ लोग राष्ट्र संघ को प्रथम विश्व युद्ध का शिशु कहकर भी पुकारते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, जिसके उपरांत विश्व शांति में शांति स्थापना के लिए जनवरी 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 28 अप्रैल 1919 को पूर्ण अधिवेशन के राष्ट्र संघ के प्रारूप को स्वीकार किया गया। राष्ट्र संघ की परिसीमता एवं उद्देश्य। राज्यों के संविधान की तरह राष्ट्र संघ का भी संविधान था, जिसे परिसीमता की संज्ञा दी गई। राष्ट्र संघ के सविचार, सुविचारित, सुलिखित एवं संक्षिप्त प्रलेख था। इस संघ के उद्देश्य, सदस्यता की शर्तें, संघ के सामान्य ढांचे, दायित्व आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें एक प्रस्तावना 26 अन्य धाराएं थी। इनका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना करना, विश्व के राष्ट्रों के मध्य भौतिक तथा मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। इसकी सदस्यता के संबंध में कहा जाता है कि 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था, मौलिक तथा प्रारंभिक। इसका प्रविष्ट धारा के 1 के अनुसार प्रारंभिक स्वशासित सदस्य राज्य, डोमिनियन और उपनिवेश थे, जिन्होंने संधि के वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जो राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किए गए थे, प्रविष्ट में वे सदस्य थे जिनको राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद सदस्यता को प्रदान किया गया। राष्ट्र संघ की सभा किसी की सदस्यता राज्य, डोमिनियन तथा उपनिवेश को 2/3 बहुमत से सदस्य राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती थी। इस प्रकार सदस्यता के आधार पर इसमें राष्ट्र संघ ने अपने 42 मौलिक सदस्यों के साथ अपना जीवन प्रारंभ किया था। राष्ट्र संघ का कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रति वर्ष प्राय सितंबर के महीने में इसका वार्षिक अधिवेशन होता था। आवश्यकता पड़ने पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता था। इसके अंग, फर्स्ट असेंबली। संगठन 3 प्रधान इसके स्थायी अंग थे, असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटरीट। इसके अतिरिक्त 2 अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस अंग थे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो इन संगठनों के आधार पर इन अंगों के आधार पर प्रतिनिधित्व करने विचारनी बैठकें होती थी, इनके कार्य होते थे। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ थी और परिषद का गठन भी इस प्रकार। परिषद को राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। इसके सदस्य 2 प्रकार से होती थी, स्थायी तथा अस्थायी सदस्य। ये राष्ट्र थे जैसे इसमें मुख्य रूप से देश में स्थायी सदस्य थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान इत्यादि। इनकी बैठकें प्राय प्रतिवर्ष संबंधित 3 ही होती थी। वित्तीय विशेष अधिवेशनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। राष्ट्र संघ की संविधा के अनुच्छेद 4 के अनुसार इसके कार्य निश्चित किए गए थे, जैसे सचिवालय को निर्देश देना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंध करना, सशस्त्र घटनाओं की योजना तैयार करना,
सदस्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा करना। थर्ड है सचिवालय। राष्ट्रसंघ का तीसरा महत्वपूर्ण सचिवालय था, जो सर्वाधिक उपयोगी तथा सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद अंग था। यह अस्थायी सैनिक अभिकरण था जो जिनेवा में स्थापित किया गया था। इसके प्रधान को सचिव कहा जाता था। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। राष्ट्रसंघ के संविधान की 14वीं धारा में यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय की स्थापना के लिए योजनाएं बनाकर राष्ट्र संघ के सदस्यों के समक्ष इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगी। परामर्शदात्री कार्य थे। 14 के अनुसार न्यायालय सभा द्वारा परिषद से भेजे गए किसी भी प्रश्न पर परामर्श दे सकती थी। अन्य कुछ कार्य भी थे, जैसे ILO इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसके विधान को वार्षा संधि के 13वें भाग के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके राष्ट्र संघ के कार्य फंक्शंस ऑफ लीग ऑफ नेशंस। प्रशासकीय कार्य, इसमें सार घाटी प्रशासन तथा डेजिंग प्रशासन के माध्यम से प्रशासकीय कार्य किए गए। नंबर 2, शांति एवं सुरक्षा संबंधी कार्य। राष्ट्रसंघ के महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना है। धाराओं के आधार पर 14-16 की धारा के आधार पर इसके अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य माना जाता था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण कार्य भाषा एवं अल्पसंख्यकों के हितों में संबंध था। अल्पसंख्यकों के जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसके धर्म का आदर करना, उसको नागरिकता का अधिकार देना। सोशल तथा अदर्स फंक्शंस, तो इस प्रकार सामाजिक तथा अन्य कार्य में पुरुषों तथा स्त्रियों में बच्चों के लिए अपने देश में वैसे सभी देशों में उनके वाणिज्य तथा औद्योगिक संबंध फैले हुए हैं। स्त्रियों तथा बच्चों तथा अफीम या अन्य घातक दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित समझौतों के कार्यान्वयन के ऊपर सामान्य निरीक्षण का भार राष्ट्र संघ को देंगे। इस पर राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में हुए जर्जर राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किए गए। राष्ट्रसंघ के हंगरी आर्थिक राजस्व संबंधी प्रशासन का कार्य, कठिन कार्य भी बड़ी सफलता से किया गया। राष्ट्रसंघ में अफीम और अन्य हानिकारक मादक पदार्थों के व्यापार में समिति नियुक्त की गई, इनको रोकने के लिए। राष्ट्रसंघ की संविदा की 23 राष्ट्रों में अपील के सभी देश में अपने बच्चों के व्यापार को रोकने का प्रयास करेंगे। दास तथा शोषण के विरुद्ध समस्या को खत्म करने का प्रयास किया गया। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। स्थापना आने वाली पीढ़ियों के युद्ध के तांडव से रक्षा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। युक्त संस्था मानव इतिहास का एक नया मोड़ थी, लेकिन इसकी असफलता के कुछ कारण थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस। संवैधानिक दृष्टि से एक कमजोर संगठन था, जैसे कि पहले अपने निर्णयों के पालन करवाने के लिए उसके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या सेना नहीं थी। अमेरिका का असहयोग था, एक बहुत बड़ी महाशक्ति का उसके साथ असहयोग था। उसकी स्थापना के समय 1919 में आशा की गई थी कि विश्व के सभी देश उसकी सदस्यता ग्रहण करके इसके एक सक्रिय विश्वव्यापी संगठन का रूप देंगे, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण यह असफल रही। फिर लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। राष्ट्रसंघ में यूरोपीय देशों का प्रभाव अधिक था, जबकि अन्य भागों में शक्तिशाली देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था। विश्व राजनीति में गैर यूरोपीय देशों के बढ़ते हुए प्रभाव की अवहेलना करके कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन सफल होने की आशा नहीं कर सकता था। इकोनॉमिक क्राइसिस। 1930-31 में आई आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रसंघ को कमजोर में अपनी भूमिका निभाई। आर्थिक संकट का सामना करने के लिए विश्व के देशों में संकुचित राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया गया। राष्ट्रों का संप्रभुता संबंधी दृष्टिकोण। इसका एक असफलता का यह भी कारण था, महत्वपूर्ण कारण सदस्यों के संघ के सदस्य राज्यों को अपनी प्रभुता के प्रति अत्यधिक सचेत होना था। सदस्य यह आशा की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के लिए जाने वाली प्रत्येक समूह के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने अपनी संप्रभुता को कुछ अंश राष्ट्रसंघ को देने को तैयार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यू टू व्यू ऑफ
पैसिफिज्म, शांतिवाद के विचार के कारण राष्ट्रसंघ विफलता का कारण पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध विचारक हार्डे ने अपनी पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में शांतिवाद के विश्व को एक प्रमुख कारण बताया है। इसके अनुसार प्रथम युद्ध के बाद दुनिया के लोगों में युद्ध विरोधी भावनाओं का विकास हुआ। वे युद्ध को घृणा की दृष्टि से देखते थे। युद्धों पर नियंत्रण में असफलता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को शांति को चुनौती देने वाले आक्रमण या युद्ध वाली कार्रवाई पर उचित नियंत्रण न कर पाने की पर्याप्त क्षमता को अभाव भी राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण था। अधिनायकवादी शक्तियों का विकास, राष्ट्रसंघ की स्थापना इस विश्वास एवं उद्देश्य के साथ की गई कि इसके सभी सदस्य शांति, स्वतंत्रतावाद और लोकतंत्रवाद को स्थापित करने में प्रयासरत रहेंगे। लेकिन यूरोप ने राष्ट्रसंघ को जबरदस्त धोखा दिया। पराजित राष्ट्रों का नकारात्मक दृष्टिकोण राष्ट्रसंघ की सफलता के पीछे उत्तरदायी कारणों में एक अन्य महत्वपूर्ण कारण माना गया। राष्ट्रसंघ के व्यवसायी संधि से जन्म लेना भी इसके लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। सदस्य राज्यों में उत्तरदायित्व का अभाव संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि उसके सदस्य राज्यों में उसके प्रति निष्ठावान, बुद्धिमत्ता और साहस होता, लेकिन इसमें उसका अभाव देखा गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ कभी भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सहारा नहीं हो पाया। अब भी उसकी आवश्यकता बड़ी महाशक्तियाँ जो कि प्रतिबंध लगाने की समर्थ रखती थी, उसका दायित्व निभाने में पीछे रह गई। इस प्रकार विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ के सफलता के कारण युद्ध पर अंकुश लगाने व विश्व शांति की स्थापना करने में सफल नहीं रहा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक महत्व की ऐसी संस्था सिद्ध हुई जिसने विश्व संघ के गठन को व्यवहारिक रूप देने में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से मानव जाति की एक आवश्यकता बताया। धन्यवाद।